नमस्कार। अक्सर हमें लगता है कि बैंक में नॉमिनी बना दिया तो मतलब पैसा सुरक्षित हो गया। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसी बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे और नॉमिनी बनाम कानूनी वारिस की असलियत को समझेंगे। हम सबने अपने बैंक खाते या किसी इन्वेस्टमेंट में अपने किसी प्रियजन को नॉमिनी जरूर बनाया होगा, पर कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक फॉर्म में नाम लिख देने से वो पैसा कानूनी तौर पर उनका हो भी जाता है या नहीं? सच पूछिए तो मामला इतना सीधा है नहीं। नॉमिनी को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो आगे चलकर परिवार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले उस आम गलती को समझते हैं जो किसी की जिंदगी भर की कमाई को गलत हाथों में पहुंचा सकती है। और यही है वो सबसे बड़ी गलतफहमी। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि फॉर्म में किसी का नाम लिख दिया तो बस काम खत्म। लेकिन कानून की नजर में ये तो बस प्रक्रिया की शुरुआत है, अंत नहीं। इस पूरी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक सज्जन है कार्तिक। उन्होंने अपनी 21 साल की बेटी सुधा को अपने सभी बैंक अकाउंटों का नॉमिनी बना दिया। उन्हें पूरी तरह यकीन था कि उनके बाद सारा पैसा सीधा उनकी बेटी को ही मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? और बस यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। नॉमिनी की असली भूमिका वो है ही नहीं जो हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एक नॉमिनी असल में मालिक नहीं होता। वो बस एक केयरटेकर या कह लीजिए संरक्षक होता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर असली हकदारों तक पहुंचा दे। जरा इस पूरी प्रक्रिया को समझिए। जैसे ही किसी व्यक्ति के निधन की खबर बैंक को मिलती है, बैंक वो पैसा नॉमिनी को दे देता है। लेकिन यहां नॉमिनी का काम खत्म नहीं होता, बल्कि कानूनन उसे ये पैसा असली कानूनी वारिसों तक पहुंचाना होता है। तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो बैंक नॉमिनी को पैसा देता ही क्यों है? जवाब सिंपल है, अपनी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। बैंक का काम है पैसा देकर खाता बंद करना। वो असली मालिक कौन है, इस कानूनी झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। तो अगर नॉमिनी मालिक नहीं तो फिर असली मालिक है कौन? चलिए अब मिलते हैं असली हकदार से, यानी कि कानूनी वारिस से। कानूनी वारिस वो व्यक्ति होता है जिसे कानून के हिसाब से संपत्ति पर अधिकार मिलता है, चाहे नॉमिनी कोई भी क्यों ना हो। संपत्ति का असली मालिकाना हक हमेशा कानूनी वारिस का ही होता है। अब वापस आते हैं कार्तिक के केस पर। भले ही उन्होंने अपनी बेटी सुधा को नॉमिनी बनाया था, लेकिन उनके परिवार में उनकी मां, उनकी पत्नी और एक बेटा भी थे। तो कानून के हिसाब से ये सभी सुधा को मिलाकर कार्तिक के कानूनी वारिस हुए। इसका सीधा मतलब है कि बैंक से जो भी पैसा मिला उस पर इन चारों का बराबर का हक था। तो ये कानूनी वारिस कौन होते हैं? ये कैसे तय होता है? ये किसी के धर्म के अनुसार बने उत्तराधिकार कानूनों से तय होता है, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी की मेहनत की कमाई किसे मिलेगी, इस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तय कर सकते हैं, और इसका सबसे शक्तिशाली तरीका है एक वसीयत। एक वसीयत यानी विल असल में किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी आवाज होती है। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो ये पक्का करता है कि संपत्ति ठीक उसी तरह बटे जैसा वो व्यक्ति चाहता था, ना कि उत्तराधिकार कानून के हिसाब से। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अगर कार्तिक ने वसीयत नहीं बनाई होती तो उनकी संपत्ति कानून के हिसाब से चारों वारिसों में बंट जाती, लेकिन अगर उन्होंने वसीयत बनाई होती तो वो ये तय कर सकते थे कि संपत्ति का कितना हिस्सा किसे मिलेगा, या हो सकता है वो सारी संपत्ति सिर्फ अपनी बेटी सुधा को ही दे देते। तो चलिए इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पॉइंट को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बस इतना याद रखिए, नॉमिनी सिर्फ एक केयरटेकर है, जबकि असली मालिक कानूनी वारिस होता है। नॉमिनेशन सिर्फ पैसे के ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाता है, मालिकाना हक नहीं बदलता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ एक नॉमिनेशन फॉर्म भर देना पूरी एस्टेट प्लानिंग नहीं है। अगर कोई ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी संपत्ति उसके चाहे हुए व्यक्ति तक ही पहुंचे, तो सिर्फ नॉमिनेशन काफी नहीं है। तो खुद से सवाल पूछना बनता है, कहीं आपकी फाइनेंशियल विरासत भी ऐसी ही किसी गलतफहमी पर तो नहीं टिकी है? अब वक्त है इस पर सोचने का, ताकि आपकी मेहनत की कमाई सही हाथों में और सिर्फ सही हाथों में ही पहुंचे।